आरव अपने घर पर आया ही था कि तभी आरव की माँ गीता आरव से बोली, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, क्या हुआ माँ? घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। मैं भोजन बनाने के लिए बैठी हूँ, चूल्हे के जलने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। अरे चिंता मत करो माँ, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, ठीक है ना? इतना बोलकर आरव कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। आरव पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी जानवर का दर्द भरा स्वर टकराया। बाप रे, ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई घायल जानवर हो। इतना बोलकर आरव आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी आरव की नजर झाड़ियों में फंसे हुए एक भालू पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, ये तो एक भालू है। लगता है, हाँ समझ गया, इसका पैर कटीली झाड़ियों में फंस गया है। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी मदद करूं और ये उल्टा मुझे ही खा जाए। है तो आखिरकार भालू ही। इतना बोलकर आरव फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी भालू फिर से कराहने लगा। आरव को न जाने क्यों उस भालू पर दया आ गई। आरव धीरे धीरे कदमों से उस भालू के पास चला गया और डरते हुए भालू की ओर देखकर बोला, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम भालू हो। देखो, मैं इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस कटीली झाड़ी से आज़ाद हो जाओ तो तुम मुझ पर ही हमला बैठो, ठीक है ना? ध्यान से। इतना बोलकर आरव ने उस भालू के आसपास से कंटीली झाड़ियों को हटा दिया और पैर से उसका कांटा निकाल दिया। कांटा निकलते ही भालू अचानक इंसानी आवाज में आरव से बोला, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो तुम तो भालू हो, फिर तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? हाँ, डरो मत, ये एक बहुत पुरानी बात है। जब एक ऋषि के ऊपर किसी जंगली सुअर ने आक्रमण कर दिया था, तो उस समय मैंने उस सुअर को मारकर ऋषि महाराज के प्राण बचाए थे। ऋषि महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे ये शक्ति प्रदान की थी कि मैं इंसानी आवाज में किसी से भी बात कर सकता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद इस जंगल में अगर तुम्हें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम बेझिझक अपने मित्र भूला को आवाज लगा देना, हम दौड़े चले आएंगे, ठीक है? इतना बोलकर भालू दौड़ता हुआ वहां से चला गया। आरव लकड़ियां लेकर अपने घर चला आया। आरव की माँ गीता आरव से बोली, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? पहले तो बहुत जल्दी आ जाता था। अरे कुछ नहीं माँ, कुछ देर वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गया था, इसी वजह से देर हो गई। आरव की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद आरव गांव के तालाब के किनारे चला गया, जहां पर गांव की सबसे सुंदर लड़की मायरा उसका इंतजार कर रही थी। आरव, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ ने जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेज दिया था। और हाँ, जानती हो जंगल में क्या देखा मैंने? क्या देखा आरव? जंगल की सारी घटना आरव मायरा को बताने लगा। पूरी घटना को सुनकर मायरा चौंकते हुए आरव से बोली, तुमने जो देखा वो वाकई अद्भुत है, लेकिन तुम इस बात की चर्चा गांव में किसी और से मत करना। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास कब भेज रहे हो? अरे मायरा, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता गांव में सबसे धनवान व्यक्ति हैं। मुझे डर है कि कहीं वो विवाह से इनकार न कर दें। तुम सबसे पहले अपनी माँ को मेरे घर पर तो भेजो, उसके बाद मैं अपने पिता से बात कर लूंगी। मैं उनको बोल दूंगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे ही विवाह करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि प्रधान जी अब अपने बेटे संजय का विवाह मुझसे करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले प्रधान मेरे पिता से बात करें। तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास भेज दो। घर वापस आकर आरव अपनी माँ से बोला, माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं मायरा से प्रेम करता हूँ। कल तुम मायरा के पिता से मेरे रिश्ते के बारे में बात करो ना। बेटा, तू अच्छी तरह से जानता है कि मायरा के पिता बहुत धनवान हैं। वो किसी भी कीमत पर मायरा का विवाह तुमसे नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मन रखने के लिए एक बार मायरा के पिता से बात जरूर करूंगी।
अगले दिन गीता मायरा के घर में पहुंच गई। गीता को अपने घर पर देखकर मायरा का पिता बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, गीता, ये तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? क्या बात है? क्या हो गया? मायरा और मेरा बेटा आरव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मायरा और आरव का विवाह हो जाए। हाँ देखो गीता, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे आरव से करने में कोई समस्या नहीं है, परंतु तुम्हारा बेटा करता क्या है? ना उसके पास धन है और ना खेती। सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? बोलो। मायरा के पिता की बात सुनकर गीता चुप हो गई, क्योंकि मायरा के पिता ने जो भी कहा था सच कहा था। देखो गीता, कुछ देर पहले गांव के प्रधान जी भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे पास आए थे। प्रधान जी के बेटे के पास ढेर सारी जमीन है। अब मेरी बेटी जहां सुखी रहेगी, मैं उसका विवाह वहीं करूंगा ना। तभी मायरा वहां पहुंच गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आरव के साथ विवाह करके सुखी रहूंगी। बकवास बंद करो मायरा। अरे तुम किसके साथ सुखी रहोगी, किसके साथ नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दुनिया मैंने देखी है कि तुमने। बोलो। तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। जाओ अपने कमरे में जाओ। मायरा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। गीता मुंह लटकाकर अपने घर चली गई। अपनी माँ का लटका हुआ मुंह देखकर आरव सब कुछ समझ गया। लगता है मायरा के पिता ने रिश्ते से इनकार कर दिया है ना माँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था और मुझे उनका जवाब भी पहले से ही पता था। मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए वहां पर चली गई थी। वैसे मायरा के पिता ने कुछ गलत नहीं कहा। हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह किसी धनवान खानदान में हो, और ना तो मेरे पास खेती है बेटा, और ना धन। अपनी माँ की बात सुनकर आरव उदास हो गया। अगले दिन आरव उदास होकर जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ गया। तभी आरव के कानों में भालू का गुर्राहट भरा स्वर टकराया। आरव ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे वही भालू खड़ा हुआ था जिसकी आरव ने मदद की थी। क्या हुआ मेरे मित्र? तुम इस तालाब के किनारे उदास क्यों बैठे हो? हाँ, तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा मित्र। क्या कहूँ? अरे मुझे बताकर तो देखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आरव सारी घटना बताने लगा। आरव के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद भालू गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद भालू आरव से बोला, तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस जंगल का वो ठिकाना जानता हूँ जहाँ पर किसी पुराने राजा का खजाना गड़ा हुआ है। परंतु अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा तो मुझे अपनी शक्ति से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति देने से पहले ऋषि महाराज ने मुझसे कहा था कि तुम इंसानों के मामले में दखल नहीं दोगे। तुम जंगल के रहस्य किसी इंसान को नहीं बताओगे। ओह, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मदद करने की वजह से तुम्हारी शक्ति मुझसे छिन जाए, क्योंकि तुम्हारी शक्ति मुझसे छिन जाएगी तो फिर हम कभी बात नहीं कर पाएंगे मित्र। नहीं मेरे मित्र, नहीं। जब मैं झाड़ियों में फंसा हुआ था तब तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी सहायता की थी। मैं भी अपनी शक्ति की परवाह किए बगैर तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ चलो। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बोलने की शक्ति चली जाएगी। ऐसा मत करो मित्र। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी मित्रता बरकरार रहेगी, याद रखना। अब चलो। इतना बोलकर भोला आरव को जंगल के अंदर ले गया। और एक खंडर के सामने इशारा करते हुए आरव से बोला, सुनो, इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा। और याद रखना, जैसे ही खजाना तुम्हें मिलेगा उसके बाद मैं तुमसे इंसानी आवाज में बात नहीं कर पाऊंगा। खजाना पाने के बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका भी मिल जाएगी। मेरे मित्र, धनवान बनने के बाद मुझे भूल मत जाना, है ना? और हाँ, तुम्हें ये खजाना कैसे मिला, इस बात का रहस्य केवल अपने तक ही सीमित रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को कभी भी कुछ मत बताना, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो भोला? मैं तुम्हारा मित्र हमेशा रहूंगा और तुमसे रोज मिलने आया करूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा कि ये खजाना मुझे कैसे मिला। हमारी मित्रता हमेशा कायम रहेगी मित्र, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर आरव उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में आरव को जमीन के नीचे एक बहुत पुराना बक्सा मिला।
आरव ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। आरव खुशी से चीखता हुआ भोला से बोला, अरे अरे, तुमने बिल्कुल सही कहा था मेरे मित्र भोला। हाँ, ये बक्सा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। अरे मगर मुझे माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम कुछ नहीं बोल सकोगे। मैं समझ गया भोला कि तुम्हारे बोलने की शक्ति अब जा चुकी है। पर याद रखना, हमारी मित्रता कभी नहीं जाएगी। हमारी मित्रता ऐसे ही बनी रहेगी। आरव स्वर्ण मुद्राओं से भरे बक्से को लेकर अपने घर चला आया। इतनी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर उसकी माँ चौंकते हुए बोली, इतनी ढेर सारी मुद्राएं तुझे कहाँ से मिली? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं माँ, बस समझ लो कि किस्मत ने मेरा साथ दिया। इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। और तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, तो बस समझो कि भगवान ने दे दिया है। आरव की बात सुनकर गीता मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों में आरव अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। आरव के पास अब आलीशान हवेली थी, बहुत सारी खेती थी और खेत में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर और किसान थे। मगर आरव अपने मित्र भोला से मिलने रोज जंगल जाया करता और भोला से घंटों बातें करता। भोला इंसानी आवाज में बोल तो नहीं सकता था, परंतु वो आरव की हर बात सुनकर अपना सर इधर उधर घुमाकर जवाब देने का हमेशा प्रयास करता। कुछ दिन बाद आरव ने अपनी माँ गीता को मायरा के घर दोबारा भेजा। गीता को देखकर मायरा का पिता उठकर खड़ा हो गया। अरे वाह 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 वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए गीता बहन, जो आप मेरे घर में पधारी हैं। मैं आपके ही पास आने वाला था और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह प्रधान के बेटे संजय से नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पुत्र आरव से करूंगा। ये सुनकर गीता मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों में आरव और मायरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। मायरा आरव की पत्नी बनकर उसके घर पर आ पहुंची और यही बात प्रधान और उसके बेटे संजय को बड़ी ही नागवार गुजरी। प्रधान अपने बेटे संजय से बोला, सोचा था कि मायरा को ब्याह कर मायरा के पिता की सारी संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी, लेकिन पता नहीं वो आरव इतना ढेर सारा धन कहां से ले आया जो रातों रात धनवान बन गया। मैं जानता हूँ पिताजी कि उसके हाथ जरूर कोई ऐसा रहस्य लगा है जिससे वो इतनी जल्दी धनवान बन गया। अरे क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? कौन सा रहस्य? पिताजी, एक बात मैं आपको काफी समय से बताना चाह रहा था। क्या है? कि मैंने आरव को एक भालू के पास बैठे हुए देखा है। एक दिन मैं जंगल में किसी काम से गया था। मैंने देखा कि आरव तालाब के किनारे एक भालू के पास बैठा हुआ था और भालू से बातें कर रहा था और भालू उसकी बात का जवाब गर्दन हिला हिला कर दे रहा था। ये सुनकर प्रधान बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या बात करते हो? लगता है तुम पगला गए हो संजय। ऐसा कैसे संभव हो सकता है भला? अरे भला भालू कैसे बात कर सकता है और उसकी बात को समझ कैसे सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पिताजी, अब आप चाहे तो मेरी बात का विश्वास कीजिए मत कीजिए, क्योंकि शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर अगले दिन मैंने फिर से आरव को भालू के पास देखा। पिताजी, भालू और आरव की बड़ी गहरी मित्रता है। ये तो फिर बड़ा रहस्यमयी और विचित्र मामला और मित्रता है। क्यों ना फिर इस मित्रता को तोड़ दिया जाए। अच्छा, और वो कैसे होगा पिताजी? क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो? हाँ पिताजी, मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ। शाम के समय आरव रोज तालाब के किनारे जाता है और भालू भी वहाँ पर आ जाता है। तो चिंता मत करो संजय, कल आरव अपने मित्र भालू से मिलने तालाब के किनारे जाएगा तो जरूर, लेकिन उसे उसका मित्र नहीं मिलेगा। अगले दिन प्रधान सीधे राजा भानु प्रताप के महल में पहुंच गया और राजा भानु प्रताप से बोला, महाराज महाराज महाराज, मैं अपने गांव का प्रधान हूँ। मेरा गांव जंगल के समीप पड़ता है। कुछ दिनों से एक भालू ने बड़ा ही आतंक मचा रखा है। वो भालू रोज शाम को तालाब के किनारे झाड़ियों में छुप जाता है और अपने शिकार का इंतजार करने लगता है।
गांव में लकड़हारों का जीना हराम हो गया है महाराज। अरे अब तो लकड़हारों ने जंगल से लकड़ियां काटना जाना भी बंद कर दिया है महाराज। बड़ी समस्या हो गई है। ये तो बहुत चिंता का विषय है। अगर लकड़ियां नहीं काटी जाएंगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, हम उस भालू को अपने सैनिकों से पकड़वा देंगे। प्रधान खुश होते हुए वहां से चला गया। शाम को राजा भानु प्रताप के 2 सैनिक प्रधान के बताए हुए स्थान पर तालाब के किनारे छुप गए। जैसे ही भोला तालाब के किनारे पहुंचा, तभी सैनिकों ने उसके ऊपर एक जाल डाल दिया और भालू को पकड़कर ले गए। कुछ देर बाद आरव जब वहां पर आया तो अपने मित्र भोला को आवाज लगाने लगा, मगर भोला वहां पर नहीं आया। आरव काफी देर तक इंतजार करके निराश होकर वहां से चला गया। इधर प्रधान अपने पुत्र संजय से बोला, मैंने आरव के मित्र को अपनी चतुराई से फंसवा दिया। अब बारी है उस आरव की। बड़ा ही धनवान बना फिरता है ना। हाँ, मैं ऐसी चाल चलूंगा ना, इसकी कल्पना उसने कभी सपने में नहीं की होगी। ऐसा फंसाऊंगा उसे, बड़ा आया। अगले दिन प्रधान राजा भानु प्रताप के दरबार में फिर से पहुंच गया और राजा भानु प्रताप से बोला, महाराज महाराज महाराज, आपकी जय हो महाराज। आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। अरे, अब क्या हुआ प्रधान? भालू को तो हमने पिंजरे में कैद करवा दिया, अब क्या बात है? महाराज, हमारे गांव का आरव नाम का एक व्यक्ति रातों रात धनवान बन गया। मुझे शक है कि उसने जरूर किसी को लूटा है या किसी के घर पर चोरी की है। अच्छा, और ये बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अरे महाराज, जितनी जमीन आरव ने गांव में खरीदी है, उतनी जमीन खरीदने में एक व्यक्ति को 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आखिर उसके पास इतना धन आया कहां से? ये भी तो सोचने वाला विषय है ना। ये बात तो तुमने सही कही। ठीक है, हम आरव को बुलवाकर इस मामले की छानबीन करेंगे। अगले दिन राजा भानु प्रताप ने आरव को राज दरबार में बुला लिया और आरव से बोला, हमें सूचना मिली है कि तुम रातों रात धनवान बन गए हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? महाराज, मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे पास इतना धन कहां से आया, मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता। अच्छा, और क्यों नहीं बता सकते हो? ऐसी क्या बात है? क्योंकि मैंने अपने मित्र से वादा किया है। कौन सा मित्र? क्षमा करें महाराज, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बता सकता। आरव की बात सुनकर मंत्री विजय, जो कि काफी देर से आरव की बातें सुन रहा था, क्रोधित अवस्था में राजा भानु प्रताप से बोला, महाराज, इसका मतलब कि इसके गांव का प्रधान सही बोल रहा था। इसने जरूर कोई भयानक अपराध किया है, इसीलिए ये बड़ी ही खूबसूरती से बात को टाल रहा है। कह रहा है ये नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता, तो फिर क्या बता सकता है? ये बात तो तुमने सही कही। तो बताओ, इसे क्या सजा दी जाए? महाराज, कल जो भालू हमने पकड़ा है ना, उसे हमने कल से भूखा रखा है। एक काम करते हैं, इसे ही पिंजरे में डाल दिया जाए। राजा भानु प्रताप ने आरव को भालू के इस पिंजरे में बंद कर दिया। अपने मित्र भालू को देखकर आरव बुरी तरह से चौंक पड़ा और आरव का मित्र भोला भी बुरी तरह से चौंक पड़ा। भालू की आंखों में आंसू आ गए और आरव की आंखों में भी आंसू आ गए। आरव रोते हुए अपने मित्र के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, हाँ मेरे मित्र, तुम इस पिंजरे में कैसे आ गए? क्या हो गया? इस दृश्य को देखकर राजा भानु प्रताप का मंत्री विजय पूरी तरह से चौंक पड़ा। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां पर एक ऋषि प्रकट हो गए। वो भालू आरव को कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो आरव का मित्र है। बहुत समय पहले एक सुअर ने मेरे ऊपर हमला किया था। उस समय इसी भालू ने उस सुअर को कच्चा चबा डाला और मेरी जान बचाई। मैंने तभी से इस भालू को बोलने की शक्ति दी और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया। तब इस भालू ने जवाब दिया कि ये नहीं चाहता था कि मेरी तपस्या भंग हो। मैंने इसे वरदान दिया कि आज से ये इंसानों की तरह बात कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इससे ये भी कहा कि इसे इंसानों के मामले से दूर रहना होगा। अगर तुम जंगल का कोई भी रहस्य किसी मनुष्य को बताओगे जो केवल तुम जानते हो, तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मगर भालू ने अपने मित्र के लिए जंगल के उस रहस्य को बता दिया और अपनी शक्ति खो दी।
कौन सा रहस्य? खजाने का रहस्य। वर्षों पहले किसी राजा ने अपना खजाना जंगल में गाड़ा था, जो उसे लेने के लिए कभी वापस नहीं आया। कुछ इसी तरह के हजारों रहस्य जंगल में समाये हुए हैं, जिसे जंगल का हर प्राणी जानता है, मगर क्योंकि जंगली जानवरों के पास बोलने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए वो किसी को बता नहीं पाते। इस भालू के पास बोलने की क्षमता थी और इसने अपने मित्रता की वजह से वो रहस्य आरव को बताया। तुम्हारे पास जो प्रधान आरव की शिकायत लेकर आया था, वो प्रधान झूठा है और उसका पुत्र भी। उसका मकसद केवल आरव और इस भालू की मित्रता को तोड़ना था और एक मित्र के हाथों दूसरे मित्र को लड़वाना था, क्योंकि वो अपने पुत्र का विवाह उस लड़की के साथ करना चाहता था जो लड़की आरव से प्रेम करती थी, और आरव भी इस लड़की से प्रेम करता था, और अब वो लड़की आरव की पत्नी है। ये सुनकर राजा भानु प्रताप बुरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने तुरंत आरव और भालू को रिहा कर दिया। ऋषि भालू की ओर देखकर बोले, तुम्हारी मित्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें फिर से बोलने की शक्ति देता हूँ। इतना बोलकर ऋषि रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गए। भोला के पास फिर से बोलने की क्षमता आ गई। आरव खुशी खुशी अपने घर चला गया। राजा भानु प्रताप ने प्रधान और संजय को उसी समय बंदी बनवाकर कारागार में कैद कर दिया। उस दिन के बाद आरव और भोला की मित्रता राज्य में प्रसिद्ध हो गई।